हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वो है क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक साइंस का। इसमें जो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अध्याय 1 का केमिस्ट्री का होगा और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसका चैप्टर 1 है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल्स में पूरी तरीका से जो है अच्छे से डिटेल्स में इसको हम जानेंगे। और ये क्लास 10th का जो साइंस है, आप सभी को पता है 9 10th का जो साइंस है, अभी बिहार में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रिपरेशन करने वाले छात्र हैं उनको पता है कि एनसीईआरटी जो 9 10th का जो साइंस का बुक है वहां से बहुत ही क्वेश्चन जो है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे जो भी बिहार का एग्जाम हो, 9 10th का साइंस बहुत ही महत्व रखता है। और ये स्पेशली जो क्लास 10th के जो इस साल 2024-25 में जो 10th के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और इसको हम चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, मतलब केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, उसके बाद फिजिक्स, मतलब इसका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें केमिस्ट्री जो है रसायन है, फिर भौतिक है, मतलब बायोलॉजी है, फिर भौतिकी है। इसको डिटेल्स में जो है हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होता है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर जो कुछ भी है सब कुछ हम लोग देखेंगे। और जहां तक होगा इसमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको तो अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले ही हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय 1, क्लास 10th एनसीईआरटी। तो इसमें जो हमारा जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें जो हमारे चैप्टर के अंदर जो दिया गया मुख्य मुख्य पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको पहले देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है जो आप देख रहे होंगे, तो इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, जिसके बारे में आज ही हम लोग देखेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो है नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें जो है रासायनिक समीकरण को लिखने की जो प्रक्रिया है इसको देखेंगे। लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है, शुरुआती में जो है जो भी साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, अभिक्रियाएं करवाए, उसको फिर लिखना स्टार्ट किया, फिर उसको जो है समीकरण के रूप में जो है हम लोग कैसे चेंज किए। तो इस सारे बातें को इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें इसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हैं और इसकी परिभाषाएं हम लोग देखेंगे। इसके समीकरण को जो है हम लोग देखेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये यहाँ इसको तो अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, जो 5 प्रकार है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद है संक्षारण। तो संक्षारण भी जो है ये हम लोग देखने वाले हैं और इसके डिटेल्स में हम लोग ये जो संक्षारण फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका डिटेल्स में हम लोग धातु अधातु जब चैप्टर में जाएंगे तो चैप्टर 3 में इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग वहां पढ़ने वाले हैं। और उसका विकृत गंधिता, ये भी जो है हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे महत्व जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे जो पहली बात है, हमारे चारों ओर रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। तो पहले आपको मैं बताता हूं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन की अगर बात करूं तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्या यहाँ पे जो 9th में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वहां पे पढ़े थे हमारे चारों ओर के पदार्थ। क्या हमारे चारों ओर के पदार्थ शुद्ध हैं? तो वहां पे बहुत कुछ हम लोग ज्यादा था, वहां पे भौतिक प्रकृति के बारे में हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे परिवर्तन की बात करें तो 2 प्रकार का परिवर्तन हमारे दैनिक जिंदगी में, हमारे जो पर्यावरण वातावरण है वहां पे देखने को मिलती है। तो परिवर्तन जो होता है 2 प्रकार का होता है। तो परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो ये चेंजेस जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक चेंजिंग जो होता है ये होता है रिवर्सिबल, इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक में क्या होता है, इसको जो है हम पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इसको नहीं किया जा सकता है, इसमें पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलता है, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक।
भौतिक चेंजिंग जो होता है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, भौतिक चेंजेस इसको हम पुनः प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो आप देखो, होता क्या है, चेंजेस का मतलब होता है कोई भी पदार्थ है वो जो है केमिकल जो है बॉन्डिंग से बना होगा, उसके अंदर जो है परमाणु होंगे, अणु होंगे, मॉलिक्यूल जो कुछ भी होगा, तो उसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी इसमें, भौतिक चेंजिंग में। लेकिन केमिकल चेंजिंग में जो है इसके अंदर अणु, परमाणु और इसकी जो चेंजिंग होगी, जो नया पदार्थ में वो चेंज होगा, तो उसको फिर जो पहले वाले अवस्था में थे उसको हम नहीं ला सकते, रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं उसको। लेकिन इसमें कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर पानी की बात करूं, तो पानी का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। H2O को अगर मैं गर्म करता हूं, तो मान के चलो बर्फ है, ठीक है, तो बर्फ के अंदर जो है H2O है, और बर्फ को मैं पिघला दूं, पिघलने के बाद वो पानी की अवस्था में जो है लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। तो जब वो सॉलिड में था तो भी H2O था, जब वो लिक्विड में आया तो भी वो H2O ही था, जब उसको मैंने गर्म किया और भाप की अवस्था में उसको चेंज किया तो भी H2O ही था। तो तीनों अवस्था में जो है, आप ये बात जानते हो कि तीनों अवस्था में जो है वो H2O है, लेकिन उसकी जो केमिकल बॉन्डिंग है वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फिर इसको भाप से मैं बर्फ में, मतलब पानी में चेंज कर सकता हूं, पानी से फिर बर्फ में चेंज कर सकता हूं, इसको रिवर्स कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं, कोई कागज का टुकड़ा है, ठीक है, उस कागज के टुकड़ा को मैं फाड़ दूं तो चलेगा, लेकिन उसको मैं जला दूं, क्या उसको फिर जलने के बाद जो राख होगा, राख से फिर मैं कागज को प्राप्त कर सकता हूं? तो नहीं कर सकता हूं। कोई लकड़ी है, अगर उसको मैं जला दूं, तो वहां पे क्या है, कागज को जलाएंगे तो कागज जो है, कार्बनिक कंपाउंड जो कुछ भी है, उसको अगर मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं तो फिर वो राख में चेंज होता है। उस राख से जो है फिर हम कागज को नहीं प्राप्त कर सकते, पेपर में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो रासायनिक चेंजेस हो जाता है, इसमें जो पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन भौतिक चेंजेस में जो होता है, इसमें हम किसी भी पदार्थ को, वस्तु को हम रिवर्सेबल कर सकते हैं। तो ये भौतिक हो जाता है और ये हो जाता है रासायनिक हो जाता है। रासायनिक में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पानी है, पानी में अगर मैं नमक को घोलता हूं, पानी में अगर मैं नमक को घोलता हूं, तो आपको पता है हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं इस के बाद में, इसके बारे में, क्योंकि हम क्लास 9 में पढ़े थे कि हमारे आसपास के पदार्थ, और उसमें जो है चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि पानी में अगर मैं चीनी को घोलता हूं या नमक को घोलता हूं तो पानी के स्तर में कोई वृद्धि क्यों नहीं होती, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में कि पानी के अणु के बीच में खाली स्थान होता है, और वो जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं नमक के या चीनी के, वो उसके कण में, उसके खाली स्थान में जाकर के बैठ जाते हैं। तो वहां पे फिर उसको जो है, मैं अगर मान के चलो पानी में नमक को मैंने डाल के घोला या चीनी को डाल के मैंने घोला, तो क्या उसको फिर से मैं रिवर्सेबल कर सकता हूं? दो भौतिक परिवर्तन है, उसको फिर मैं प्राप्त कर सकता हूं। फिर उसको मैं गर्म करूंगा, भाप अलग कर दूंगा, चीनी जो है उसको अलग कर दूंगा, नमक है तो नमक को मैं अलग कर लूंगा, पानी को अलग कर लूंगा, रिवर्सेबल है। तो वहां पे ये चीज है, तो वो भौतिक चेंजेस है। लेकिन रासायनिक चेंजेस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को समझा, भौतिक चेंजेस क्या है, रासायनिक चेंजेस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग परिवर्तन जो पढ़ रहे हैं, चेंजेस जो पढ़ रहे हैं, इसमें भौतिक तो हमने क्लास 9th में पढ़ लिया, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाने वाला हूं अच्छे से। 9th क्लास के साइंस जो है आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो है भौतिक चेंजेस को हमने पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रासायनिक चेंजेस को हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो आइए, इसमें जो है पहला जो पॉइंट है, हमारे चारों ओर रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण है जिसको हम लोग जानते हैं, फील करेंगे, केमिस्ट्री को जो है हम लोग फील करके पढ़ेंगे। तो पहली जो पॉइंट एनसीईआरटी का ये पूरा लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में जो लिखा है हमारे चारों ओर रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण है। तो पहला जो पॉइंट है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? तो आप सभी जानते हो, तो अगर गर्मी के दिनों में दूध को कमरे के ताप पर अगर मैं खुला छोड़ दूं, तो आपको पता है कि दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अगर दूध फट गया तो उसके अंदर जो उसका जो रॉ मटेरियल है, मान के चलो उसके अंदर जो पनीर है या छेना है, जो कुछ भी है, वो अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। क्या वहां पे जो चेंजेस हुआ है वो भौतिक हुआ है, रासायनिक हुआ है? अगर भौतिक हुआ होगा तो पुनः उसको मैं फटे हुए दूध को मैं पुनः प्राप्त कर लूंगा, दूध की अवस्था में मैं उसको ले आऊंगा। लेकिन वहां नहीं होगा। फटे हुए दूध को अगर मैं कमरे के ताप पे रखता हूं, गर्मी के दिन में खुला छोड़ देता हूं, तो वो फटेगा, फटने के बाद पुनः दूध जो है प्राप्त नहीं हो सकता है, रिवर्सिबल नहीं है वहां पे। तो वो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक मतलब वहां पे जो है परिवर्तन के उदाहरण है। वहां पे जो है दूध जो फट गया उसको पुनः हम दूध की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। लोहे का ताबा, तसला, कील को अर्धवायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या देखने को मिलता है? लोहे का तवा,
तवा को आप लोग जानते हैं, तवा जो होता है जिसपे रोटी वोटी बनाते हैं। तसला आप जानते हैं पानी का कंटेनर होता है। कील को आप जानते हैं। अर्धवायुमंडल, अर्धवायु मतलब हो गया नम वायु, जल, नम्र उष्ण जलवायु जिसको हम लोग कहते हैं। अगर उसके अंतर्गत हम छोड़ दें तो वहां पे क्या होगा, हवा में उपस्थित नमी ऑक्सीजन के से अभिक्रिया करके वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जंग जो है लग जाएगा, और उस जंग से जो है फिर हम पुनः उस अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण है, पुनः उसको जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अंगूर का किण्वन, फर्मेंटेशन इसको कहा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फोर्थ चैप्टर में हम लोग किण्वन के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अंगूर का किण्वन हो जाता है ना। तो आप लोग जानते हैं अंगूर को जो है, अंगूर से जो है बहुत सारे शराब वराब, अल्कोहल उल्कोहल को जो है बनाया जाता है किण्वन के प्रोसेस के द्वारा, ईस्ट के द्वारा होता है, ईस्ट में किण्वन, गन्ने के रस के द्वारा किण्वन होता है ना। तो अंगूर का जो किण्वन होता है, और जब वो किण्वन हो जाता है तो पुनः उसको जो है नहीं प्राप्त कर सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं है। तो ये सारे चीज जो है इसे हम पुनः जो है उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो हमारे चारों ओर जो रासायनिक परिवर्तन है, इसमें अगर मैं बात करूं अंगूर का किण्वन हो जाता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। दूसरी बात है भोजन, नेक्स्ट पॉइंट जो है भोजन को पकाया जाता है। अगर भोजन को पकाया जाता है तो भोजन की जो अवस्था होती है, जो खाना जब भोजन को बनाने से पहले जो उसकी अवस्था है, पकने के बाद जो उसकी अवस्था है, अगर मैं उसको पका दिया फिर उसको बोलूं कि मैं उसी अवस्था में अगर मैं लाऊं, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। पुनः जो उसका जो सॉलिड अवस्था था और उसको जो है मैंने सरल कर दिया, पकाने में क्या होता है, भोजन का सरलीकरण हो जाता है, सरल हो गया, उस सरल अवस्था से फिर वो जो पहले वाले अवस्था में उसको नहीं ला सकता है। ये भी जो परिवर्तन है भोजन को पकाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में भोजन का पचा पचा लेता है। अगर हम खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर, माउथ के अंदर सरलीकरण होता है, फिर ग्रास नली से आमाशय में जाता है, फिर वहां सरलीकरण होता है, और वहां से जो है फिर यकृति विकृति से होते हुए जब हमारा भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, फिर बड़ी आंत में पहुंचता है, तो उसके आणविक स्तर इतने छोटे छोटे टुकड़े में जो है टूट जाते हैं, और हमारा बॉडी के अंदर उसका न्यूट्रिशन को जो है एब्जॉर्ब करके जो है हमारे बॉडी जो है कोशिका तक जो है ब्लड के माध्यम से जो है पहुंच जाता है। फिर वहां पे जो है भोजन का क्या हो जाता है, कोशिका स्तर पर उसका पाचन होता है। लेकिन वो जो मैंने भोजन खाया, और भोजन खाने के बाद जो उसके अपशिष्ट पदार्थ हैं जो बॉडी से निष्कासित होते हैं, उससे फिर हम भोजन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं है, तो भौतिक तो नहीं है, तो पुनः प्राप्त इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण है। हम सांस लेते हैं तो ये भी जो है एक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ जो है ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो कूपिकाएं हैं, जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहां से चिपका करके जो है सेल तक ले जाते हैं, फिर उसमें से जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो दहन हो जाता है, तो फिर उसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं पुनः, है ना। तो हम सांस भी लेते हैं, ये भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको इसमें पढ़ना है। और ये 3 4 5 पॉइंट हैं जो हमारे इस चैप्टर में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, 6 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण, इसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण थे जिसको हमने देखा। अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी और देखेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो किताब है उसमें जो है कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, जिसमें जो है बता रहा है कि क्रियाकलाप अगर हम 1.1 आप अगर देखते हैं, तो इस क्रियाकलाप में जो है मैग्नीशियम के रिबन को जो है, मतलब इसमें कुछ सावधानी भी दिया गया है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें, क्योंकि इसमें जो है मैग्नीशियम का रिबन है, उसको रेगमाल से हम रगड़ेंगे, रेगमाल से रगड़ने के बाद उसको जो है हवा में जो है उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम इसको दहन करते हैं तो बहुत ही चमकीला जो है उसमें से जो जलेगा, तो बहुत चमकीला जैसा जो है उसमें से निकलेगा। और उसके बाद जो मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम वो जो राख बचेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो है आप उसमें जो है परत आपको जो है वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है, यही दिया हुआ है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है, क्रियाकलाप जो है, रासायनिक परिवर्तन के कुछ क्रियाकलाप का यहाँ पे 1.1 में जो है इसका दिया हुआ है। इसके बारे में आगे भी हम लोग देखेंगे, अच्छे से डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ना है। तो मैग्नीशियम के रिवर को लेंगे, उसको रेगमाल से रगड़ेंगे, फिर उसको किसी मोमबत्ती या कैंडल के मदद से, बर्नर की मदद से जो है इसको हम दहन करेंगे, और उसको एक चिमटा से पकड़ के मतलब मैग्नीशियम के रिबन को रखेंगे और दहन कराएंगे। दहन के बाद जो एक जो है आपको वॉच ग्लास रखना है जिसमें उसकी राख को इकट्ठा करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है वो रहेगा, मतलब अवशेष जो बचेगा। तो इस प्रकार से जो है आपको रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो क्रियाकलाप अगर 1.2 की अगर बात करते हैं, तो एक परख नली में लेड
लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? तो एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। तो इसको अगर मैं देखता हूं तो लेड नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड बोल रहा है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर मैं घोलूं तो क्या बनेगा आप सभी को पता है, लेड आयोडाइड बनेगा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। और यहाँ पे इस समीकरण जो है संतुलित नहीं, इसको थोड़ा संतुलित हम लोग कर लेते हैं। यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये समीकरण हो जाता है संतुलित। तो यहाँ पे जो है लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। अगर दोनों को अगर मैं लेता हूँ 2 परख नली में तो ये एकदम साफ जो है उजला पानी की तरह होता है। अगर मैं इसमें अगर दोनों को अगर आपस में मिक्स करूं तो इसका जो ये जो लेड आयोडाइड और ये जो निर्मित होगा KNO3, तो इसको अगर मैं डालता हूं ना तो इसका कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पीले कलर का होने दिखेगा आपको। जो उसकी पहली स्थिति थी उस स्थिति में अगर मैं इसको आपस में अभिक्रिया करवाया तो उसका जो अभी उत्पाद नया जो निर्माण हुआ है, नया जो कुछ बना है उत्पाद, तो वो जो है उसकी जो अवस्था है उसमें वो परिवर्तन हो गया, वो चेंज हो गया, उसके कलर में चेंजिंग हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले, ये नॉर्मल सी बात है, 1.2 क्रियाकलाप अगर आप देखते हो तो इसमें ये देखने को मिलेगा जो उसकी जो पहले की अवस्था थी जो सफेद पानी की तरह वो दिखता था, जब उसको आपस में जो है लेड नाइट्रेट को और इसको जो है पोटेशियम आयोडाइड को आपस में अभिक्रिया करवाया तो बदले में जो ये जो लेड आयोडाइड बना है और पोटेशियम नाइट्रेट जो बना है, तो इस दोनों को जो आपस में हमने अभिक्रिया करवाया है इस दोनों को, तो इसका जो कलर जो है वो 2 बीकर में रख करके मैंने इसको अभिक्रिया करवाया तो उसका कलर में जो है चेंजिंग हो गया, येलो कलर का हो गया। तो ये रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण है। अगर मैं क्रियाकलाप 1.3 की बात करें तो इसमें दिया है एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। एक मतलब शंक्वाकार एक फ्लास्क लीजिए और उसमें जो है बीकर होता है, उसमें जो है ऊपर से कॉर्क लगा होगा, उसमें एक छिद्र होगा, छिद्र में एक पाइप होगा, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को हम डालते हैं, उसमें फिर जिंक के टुकड़े को डालते हैं। कुछ देर उसकी जो ऊपर जो होता है उसको अगर मैं बंद करता हूं, मतलब उसकी जो नली होती है उसको मैं अगर बंद करता हूं तो इस प्रकार फिर किसी कैंडल या मोमबत्ती की जो है पास ले जाता हूं तो मतलब फट फट की आवाज, फक फक की आवाज की तरह जो है वो जलेगा, पॉप साउंड की तरह जो है वो जलेगा। हाइड्रोजन गैस जो उसमें से रिलीज होगा, तो परख नली में जो अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल डालता हूँ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीन दोनों में से किसी को भी डालता हूँ या उसमें जिंक डाल देता हूँ, फिर उसके ऊपर दानेदार जिंक में डालता हूँ और जिंक डालने के बाद कुछ देर वेट करता हूँ। वेट करने के बाद उसकी परख नली के ऊपर जो है हम हाथ रखते हैं और कुछ टाइम के बाद उसके बीकर के अंदर देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है आके जमा हो गया है। फिर हम उसके पास जो है कैंडल को ले जाते हैं तो फक फक की आवाज की तरह जो है वो जलेगा, साउंड जो है, तो पता चलेगा हाइड्रोजन गैस जो है वहां पे रिलीज हो रहा है और उसके जब भी आग के संपर्क में आएगा तो आवाज करेगा, पॉप साउंड की तरह जो आवाज करेगा। इस प्रकार है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। और अगर मैं एक बात करूं कि अगर कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके कुछ संकेत हैं जो हमारे एनसीईआरटी किताब में जो है दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर हमारे आसपास कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि हमारे आस पास कोई निक अभिक्रिया हो रही है तो इसके निम्न परिवर्तन या संकेत हैं। यदि हमारे आसपास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसके निम्न परिवर्तन या संकेत हैं। तो पहला जो इसका जो होगा, तो आप सभी को पता है जो हमारे आसपास रासायनिक अभिक्रिया हो रही है
तो उसके जो निम्न आपको जो संकेत या कुछ इसके जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला होगा अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला जो संकेत होंगे इसके वो आपको देखने को मिलेगा अवस्था में परिवर्तन। पहला संकेत आपको क्या देखने को मिलेगा? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा संकेत जो आपको देखने को मिलेगा इसका, वो देखने को मिलेगा रंग में परिवर्तन। क्या देखने को मिलेगा? रंग में वर्तन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तीसरा पॉइंट, तापमान में परिवर्तन। ये सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं और आपको देखने को मिलेगा यहां पे गैस का उत्सर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। गैस का उत्सर्जन। ये चार निम्न पॉइंट हैं जो आपको देखने को मिलेगा अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो हमारे आसपास अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसके निम्न परिवर्तन या संकेत आपको देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा अवस्था में परिवर्तन। वो जो अवस्था थी उस पदार्थ की अभिक्रिया के बाद जो उसकी जो अवस्था है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा जो आपको मिलने, जैसे कि आप अभी देखे हो, ये दोनों जो अभिक्रियाएं थी, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का अभिक्रिया हुआ जिसमें दोनों, अगर दोनों बीकर को मैं अलग अलग रखा तो उस दोनों की जो कलर थी व्हाइट थी, जब आपस में दोनों को मिक्स किया तो उसकी कलर येलो हो गया। इसी तरह अवस्था में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उसकी जो पहले की रंग थी और अभी का जो उसका कलर है वो चेंज मिलेंगे आपको। उसके बाद तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा और नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा गैस का उत्सर्जन। उसमें से गैस का उत्सर्जन होगा। अभी तक जो हमने अभिक्रिया देखा है दो तीन, उसमें भी यही घटनाएं आपको देखने को मिली है। और बहुत ही मस्त जो है एनसीईआरटी जो किताब है उसको जो समझाने का ढंग है, पहले वो समझाता है फिर क्वेश्चन पूछता है और आपके जो पढ़ाए गए जो पीछे जो आपने जो भी कुछ पढ़ा है एनसीईआरटी में और आगे जाकर के जो क्वेश्चन अराइज करता है जिससे कि हमारा ब्रेन का जो है एक एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो इसे जो है बहुत मस्त की पब्लिक, मतलब एनसीईआरटी का बुक का तो कोई जवाब है ही नहीं और बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। तो ये जो मुख्य बातें हम लोग पढ़ा है, आगे जो है हम लोग इसका जो है कुछ रासायनिक समीकरण, इसकी जो है लिखने की जो है तरीका को हम लोग देखेंगे। शब्द समीकरण देखेंगे, ढांचा समीकरण, जो कुछ भी हम लोग देखने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। बहुत कुछ है जो हमको इस चैप्टर में सीखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी जो हमारे आसपास जो रासायनिक परिवर्तन है उसके उदाहरण को हम लोगों ने देखा है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को आप सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। इसको हम लोग देखेंगे, हीट एंड ट्रायल में से जो होता है, जो कुछ भी होता है हम उसको हम समझने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।